सावित्री देवी बहुत देर तक सो नहीं पाई थी। कमरे की टूटी हुई खिड़की से आती ठंडी हवा उनके चेहरे से टकरा रही थी। उन्होंने अपनी पुरानी शॉल को और कसकर लपेट लिया। उनकी आंखें बार बार कमरे के कोने में रखे उस पुराने सूटकेस पर जा रही थी। वही सूटकेस जिसमें उनकी पूरी जिंदगी कैद थी। कभी इसी घर में उनकी आवाज सबसे ऊंची हुआ करती थी। सुबह 4 बजे उठकर वो पूरे घर का काम करती थी। पति के लिए चाय बनाती थी, बच्चों की टिफिन तैयार करती थी, स्कूल की यूनिफॉर्म प्रेस करती थी और फिर खुद बिना खाए पिए खेत में काम करने चली जाती थी। उनके पति रामनाथ जी अक्सर कहा करते थे, सावित्री, तुम औरत नहीं हो, तुम पूरा घर हो। लेकिन रामनाथ जी के जाने के बाद वही घर धीरे धीरे उनसे छिनता चला गया। बेटों की शादियां हुई, बहुएं आईं और सावित्री देवी का कमरा पहले स्टोर रूम बना, फिर बरामदा बना और आखिर में सिर्फ एक पुराना सूटकेस बनकर रह गया। आज फिर महीने की आखिरी रात थी। सावित्री देवी की जिंदगी अब एक पुराने सूटकेस की तरह हो गई थी, जिसे हर 3 महीने बाद एक घर से दूसरे घर भेज दिया जाता था। 72 साल की सावित्री देवी जमीन पर बैठी अपने पुराने सूटकेस की टूटी हुई चैन बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह चैन बार बार खुल जा रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनकी जिंदगी की डोर अब हर दिन टूटती जा रही थी। आज महीने की 31 तारीख थी और ये दिन सावित्री देवी के लिए किसी सजा से कम नहीं होता था, क्योंकि अगले दिन उन्हें अपने बड़े बेटे विकास के घर से मंझले बेटे सुमित के घर जाना था। 3 महीने इधर, 3 महीने उधर, फिर 3 महीने सबसे छोटे बेटे अमित के घर, जैसे वह कोई माँ नहीं बल्कि कोई पुराना सामान हो, जिसे बारी बारी से रखा जाता हो। सावित्री देवी ने अपने सूटकेस में अपनी 2 पुरानी सूती साड़ियां रखी, एक पुरानी शॉल रखी, दवाइयों का डिब्बा रखा और सबसे आखिर में अपने स्वर्गीय पति की पुरानी डायरी रखी। वह डायरी ही अब उनकी जिंदगी का आखिरी सहारा थी, जिसे वह रात में सीने से लगाकर रो लिया करती थी। इतने में बहू रश्मि की चप्पलों की आवाज सुनाई दी। रश्मि कमरे के अंदर नहीं आई, वह दरवाजे पर ही खड़ी रही। उसने एक पुराना प्लास्टिक का टिफिन जमीन पर सरका दिया। माँ जी, इसमें कल रात की बची हुई 4 रोटियां हैं, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, और हाँ, पानी की बोतल खुद भर लेना, मेरे आरओ का फिल्टर खराब है। सावित्री देवी ने उस टिफिन को देखा। रोटियां इतनी कड़ी हो चुकी थी कि लगता था जैसे पत्थर रखे हों, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे अपने सूटकेस में रख लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि सुमित के घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। उन्होंने धीरे से पूछा, बहू, जाने से पहले एक बार आरव को देख लूं क्या? रश्मि ने तुरंत मुंह बना लिया, नहीं माँ जी, वह सो रहा है, और वैसे भी जब आप उसके पास जाती हो तो उसे आपकी खांसी से डर लगता है। ये सुनते ही सावित्री देवी के उठे हुए हाथ हवा में ही रुक गए। जिस पोते को उन्होंने गोद में खिलाया था, आज उसी को उनसे डर लगने लगा था। थोड़ी देर बाद विकास आया। उसने बिना माँ की तरफ देखे सूटकेस उठाया और कार की डिक्की में पटक दिया। पूरे रास्ते उसने माँ से कोई बात नहीं की, वह बस फोन पर बिजी रहा। स्टेशन पहुंचने के बाद उसने कुली को 50 रुपए दिए और बोला, माँ, सुमित ने ओला बुक कर दी है, आप स्टेशन से खुद चली जाना, उसे छुट्टी खराब नहीं करनी थी, इसलिए वह लेने नहीं आएगा। सावित्री देवी ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप ट्रेन में बैठ गईं। ट्रेन चल पड़ी। उन्होंने खिड़की से अपने बेटे को जाते हुए देखा। उनका मन कर रहा था कि चिल्लाकर कहें, मत भेजो मुझे, मुझे अपने ही घर में एक कोना दे दो, लेकिन उनके होठ बंद रहे। उनके सामने बैठे एक आदमी ने पूछा, अम्मा कहाँ जा रही हो? सावित्री देवी ने अपने पुराने सूटकेस को देखा और धीरे से बोली, पता नहीं बेटा, शायद अपने अगले वनवास पर। सुमित के घर पहुंचने के बाद पहले 2 दिन तो सब ठीक रहा। नेहा मीठा बोलती रही, आरव भी दादी दादी कहकर उनके पास आता रहा। सावित्री देवी को लगा शायद इस बार उन्हें थोड़ा प्यार मिलेगा, लेकिन तीसरे दिन से सब बदल गया। नेहा ने सुबह चाय देते हुए कहा, माँ जी, अब आप खाली बैठकर क्या करेगी? थोड़ा घर का काम संभाल लिया करो।
धीरे धीरे काम बढ़ता गया। पहले झाड़ू, फिर बर्तन, फिर कपड़े करना, फिर आरव को स्कूल छोड़ना और लाना। एक दिन तेज बुखार होने के बावजूद सावित्री देवी किचन में खड़ी रही। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन नेहा बार बार बोल रही थी, जल्दी करो माँ जी, मेरी किटी पार्टी के लिए लोग आने वाले हैं। सावित्री देवी ने पूरा खाना बनाया, लेकिन जब मेहमान आए तो नेहा ने उन्हें कमरे से बाहर नहीं आने दिया। वह अपने कमरे में बैठी रही और बाहर से हंसी की आवाजें सुनती रही। उनका दिल टूट गया था। जिस घर को उन्होंने अपने हाथों से बसाया था, उसी घर में अब उन्हें छिपाकर रखा जा रहा था। कानपुर स्टेशन पर उतरते ही सावित्री देवी ने चारों तरफ देखा। ये शहर उनके लिए बिल्कुल अजनबी था। उनकी आंखें कमजोर हो चुकी थीं, घुटनों में दर्द था और हाथ में वह पुराना सूटकेस था। ओला वाले ने उन्हें सुमित की सोसाइटी के बाहर उतार दिया। गार्ड ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि सुमित फोन नहीं उठा रहा था। 72 साल की बूढ़ी माँ गेट के बाहर सूटकेस पर बैठी रही, लगभग 45 मिनट तक। जब सुमित ने फोन उठाया तो बस इतना कहा, अरे माँ, मैं सो रहा था, गार्ड को फोन दे दो। सावित्री देवी लिफ्ट से 11वीं मंजिल पर पहुंची। दरवाजा खुला, तब सुमित सामने था, लेकिन उसके चेहरे पर माँ को देखकर खुशी नहीं थी, बस एक बोझ जैसा भाव था। आ गई माँ, ट्रेन लेट थी क्या? इतना कहकर वह अंदर चला गया। सुमित की पत्नी नेहा सोफे पर बैठी मोबाइल चला रही थी। उसने बिना उठे कहा, माँ जी, सूटकेस के पहिए साफ कर लीजिएगा, मेरे इटालियन टाइल्स खराब हो जाएंगे। सावित्री देवी झुक गईं। उन्होंने अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू से पहिए साफ किए। उनके घुटनों में दर्द हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें जो कमरा दिया गया वह कोई कमरा नहीं था, वह एक स्टोर रूम था, जिसमें पुराना ट्रेडमिल, टूटे हुए गद्दे और कबाड़ रखा था। एक कोने में उनके लिए छोटा सा फोल्डिंग पलंग डाल दिया गया था। अगली सुबह नेहा ने नियम बता दिए, माँ जी, यहाँ सुबह जल्दी पूजा नहीं होगी, घंटी मत बजाएगा, अगरबत्ती मत जलाइएगा, आरव को एलर्जी है। सावित्री देवी ने चुपचाप अपनी छोटी सी भगवान की मूर्ति वापस सूटकेस में रख दी। अब उनके भगवान भी उसी सूटकेस में कैद हो गए थे। धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया कि यहाँ उन्हें माँ की तरह नहीं रखा जाएगा, उन्हें मुफ्त की नौकरानी बनाकर रखा जाएगा। आरव को स्कूल से लाना, उसे खाना खिलाना, उसके कपड़े बदलना, घर का ध्यान रखना। एक दिन आरव ने गुस्से में सूप का कटोरा जमीन पर फेंक दिया। कांच टूट गया, सूप सावित्री देवी की साड़ी पर गिर गया। उनके हाथ में कांच लग गया और खून निकलने लगा। इतने में नेहा आ गई। उसने माँ का खून नहीं देखा, बस टूटा हुआ कटोरा देखा। 2000 रुपए का कटोरा था। माँ जी, आपसे एक बच्चा नहीं संभलता, दिन भर रोटियां तोड़ती रहती हो, कम से कम काम तो ढंग से कर लिया करो। सावित्री देवी जमीन पर बैठकर कांच के टुकड़े उठाती रही। उनके हाथ से खून टपकता रहा और सामने बैठा सुमित लैपटॉप में नजरें गड़ाए रहा। सावित्री देवी को अपने तीनों बेटों का बचपन याद आ रहा था। विकास जब छोटा था तो उसे तेज बुखार आया था, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। तब सावित्री देवी 3 दिन तक बिना सोए उसके सिर पर पानी की पट्टियां रखती रहीं। सुमित को स्कूल भेजने के लिए उन्होंने अपने कानों के झुमके बेच दिए थे, क्योंकि फीस भरने के पैसे नहीं थे। और अमित तो उनका सबसे लाडला था। वह बिना माँ के हाथ का खाना खाए कभी स्कूल नहीं जाता था। आज वही तीनों बेटे उन्हें बोझ समझने लगे थे। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहते रहे। उन्होंने अपने पति की फोटो को हाथ लगाया और धीरे से बोली, देख रहे हो जी, हम जिन बच्चों के लिए जिए, वही हमें जीते जी मार रहे हैं। सुमित के घर में 20 दिन ही हुए थे, लेकिन सावित्री देवी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उन्हें समय पर खाना नहीं मिलता था, शुगर की दवाई खत्म हो चुकी थी और नेहा हर छोटी बात पर ताने देती रहती थी। एक रात लगभग 11 बजे सावित्री देवी को बहुत भूख लगी। उन्होंने पूरे दिन सिर्फ एक रोटी खाई थी। शुगर की वजह से उनके हाथ कांप रहे थे। वह धीरे से किचन में गईं, फ्रिज खोला,
उन्हें उसमें एक सेब दिखा। उन्होंने सोचा आधा सेब खा लेंगी तो जान बच जाएगी। जैसे ही उन्होंने सेब उठाया, पीछे से सुमित की आवाज आई, माँ वह सेब मत उठाओ, वह आरव के लिए है। डॉक्टर ने उसे रोज एक सेब खाने को कहा है। आपको भूख लगी है तो कल के बचे हुए चावल पड़े हैं। सावित्री देवी के हाथ से सेब छूट गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। वह वापस अपने कमरे में गईं, अपने पति की डायरी निकाली और उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, सुन रहे हो जी, जिन बच्चों के लिए हमने अपना पेट काटा, आज उन्हीं के घर में मुझे एक सेब खाने का भी हक नहीं है। 90 दिन किसी तरह बीत गए। अब बारी थी सबसे छोटे बेटे अमित की। सावित्री देवी को उससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि बचपन में अमित बिना माँ के सोता नहीं था, लेकिन अब वह भी बदल चुका था। अमित की पत्नी पूजा ने साफ कह दिया, मुझे आपकी माँ की देखभाल का टाइम नहीं है, मैंने मेड रख दी है। बस जब मेरे दोस्त आए तो इन्हें कमरे से बाहर मत आने देना। सावित्री देवी अब पूरे दिन बालकनी में बैठी रहती थी। अमित कई कई दिनों तक उनके कमरे में झांकता भी नहीं था। एक दिन अमित आया और बोला, माँ मुझे और पूजा को 1 महीने के लिए लंदन जाना है। घर बंद रहेगा, इसलिए मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा वृद्धाश्रम देख लिया है। वहाँ आपकी उम्र के और लोग भी होंगे, आपका मन लग जाएगा। सावित्री देवी समझ गई कि यह झूठ है, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। वह चुपचाप उठी और अपना सूटकेस पैक करने लगी। वृद्धाश्रम में सावित्री देवी की मुलाकात कई ऐसे बुजुर्गों से हुई जिनकी कहानी उनसे भी ज्यादा दर्दनाक थी। किसी को बेटे ने घर से निकाल दिया था, किसी को बहू ने खाना देना बंद कर दिया था, किसी को अपने ही बच्चों ने कोर्ट में घसीटा था। धीरे धीरे सावित्री देवी सबकी दोस्त बन गईं। वह सबको अपनी कहानी सुनाती थी, सबको हंसाने की कोशिश करती थी, लेकिन रात होते ही अकेले में रो पड़ती थी। एक दिन वृद्धाश्रम की एक बुजुर्ग महिला ने उनसे पूछा, तुम अपने बेटों से नफरत करती हो? सावित्री देवी ने बहुत देर तक सोचा, फिर बोली, नहीं माँ, कभी अपने बच्चों से नफरत नहीं कर सकती। बस दुख होता है कि जिन हाथों को पकड़कर चलना सिखाया, वही हाथ बुढ़ापे में छोड़ गए। उस दिन वहां मौजूद हर बुजुर्ग की आंखें भर आई थीं। अमित की कार शहर के बाहर एक पुराने वृद्धाश्रम के सामने जाकर रुकी। गेट पर लिखा था, शांति निकेतन वृद्धाश्रम, लेकिन वहां शांति नहीं थी, बस उदासी थी, सीलन थी और ठुकराए गए बुजुर्गों की खामोशी थी। अमित ने मां को अंदर बिठाया, फॉर्म भरे, पैसे दिए और बिना आंख मिलाए जाने लगा। तभी सावित्री देवी ने उसे आवाज दी, अमित। अमित रुक गया। सावित्री देवी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने अपने कांपते हाथ उसके गालों पर रखे और बोली, बेटा तुझे याद है, जब तू छोटा था तो चलना सीखते समय बार बार गिर जाता था। तू मेरी उंगली इतनी जोर से पकड़ता था कि मेरे नाखून में खून जम जाता था, लेकिन मैंने कभी तेरी उंगली नहीं छोड़ी। और आज जब मेरे पैर कांप रहे हैं, आज तूने मेरा हाथ छोड़ दिया। अमित की आंखें भर आईं, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। वह जल्दी से वहां से चला गया। सावित्री देवी अकेली खड़ी रह गई। उनके पैरों के पास उनका पुराना सूटकेस पड़ा था। अब वह किसी की मां नहीं थी, बस वृद्धाश्रम की एक और बूढ़ी औरत बन चुकी थी। करीब 40 दिन बाद वृद्धाश्रम से तीनों बेटों को फोन गया, आपकी मां सावित्री देवी का रात में निधन हो गया। तीनों भाई वृद्धाश्रम पहुंचे। वहां लोहे के पलंग पर मां का शरीर सफेद चादर में ढका पड़ा था। मैनेजर ने उनका पुराना सूटकेस उनके सामने रख दिया और बोला, उन्होंने आखिरी इच्छा जताई थी कि ये सूटकेस आप तीनों भाई एक साथ खोलेंगे। मां की चिट्ठी पढ़ने के बाद तीनों भाई घंटों तक फर्श पर बैठे रोते रहे। कमरे में सन्नाटा था। दीवार पर लगी मां की पुरानी तस्वीर जैसे उन्हें देख रही थी। विकास को याद आया कि बचपन में जब उसे स्कूल में किसी ने मारा था, तब मां अकेली ही स्कूल पहुंच गई थी। उन्होंने टीचर से लड़कर अपने बेटे के लिए न्याय मांगा था। सुमित को याद आया कि एक बार उसे नई साइकिल चाहिए थी, घर में पैसे नहीं थे। तब मां ने अपनी शादी की पुरानी सोने की चूड़ियां बेच दी थी।
और अगले दिन उसके लिए नई साइकिल लेकर आई थी। अमित को याद आया कि जब वह छोटा था तो रात में डरकर माँ के पास सोने आ जाता था। माँ पूरी रात उसे सीने से लगाकर सुलाती थी। आज वही माँ इस दुनिया में नहीं थी और उनकी जगह सिर्फ एक खाली कमरा, एक पुराना सूटकेस और कुछ पुरानी तस्वीरें बची थी। तीनों भाइयों ने अगले दिन वृद्धाश्रम जाने का फैसला किया। वह वहां पहुंचे तो आश्रम के बाहर खड़े पेड़ के नीचे कुछ बुजुर्ग चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरों पर उदासी थी। आश्रम की संचालिका ने उन्हें अंदर बुलाया, फिर धीरे से बोली, आप लोग बहुत देर कर चुके हैं। सावित्री देवी आखिरी समय तक आपका इंतजार करती रही। उन्होंने बताया कि मरने से कुछ दिन पहले भी सावित्री देवी रोज दरवाजे की तरफ देखती थी। उन्हें लगता था कि शायद आज उनका कोई बेटा आएगा, शायद आज कोई उन्हें घर ले जाएगा, लेकिन कोई नहीं आया। ये सुनकर तीनों भाई वही जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। आश्रम की संचालिका ने फिर उन्हें एक पुरानी डायरी दी। उस डायरी में सावित्री देवी ने अपने आखिरी दिनों की बातें लिखी थी। एक पन्ने पर लिखा था, मेरे बच्चे बुरे नहीं हैं, बस शायद वक्त और जिम्मेदारियों ने उन्हें बदल दिया है। मुझे आज भी यकीन है कि एक दिन उन्हें मेरी याद जरूर आएगी। दूसरे पन्ने पर लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों को दोष मत देना। उन्हें कहना कि मैं आखिरी सांस तक उनसे प्यार करती रही। ये पढ़कर विकास जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, हमने माँ को जिंदा रहते हुए कभी इतना प्यार नहीं दिया जितना वह मरते दम तक हमें देती रही। सुमित ने कांपते हाथों से माँ की तस्वीर को सीने से लगाया। अमित जमीन पर सिर रखकर रोने लगा। उस दिन तीनों भाइयों ने फैसला किया कि अब वह अपनी माँ की याद में वृद्धाश्रम की मदद करेंगे। उन्होंने हर महीने पैसे देना शुरू किया। वहां रहने वाले बुजुर्गों के लिए दवाएं, कपड़े और खाना भेजने लगे। लेकिन उनके दिल का दर्द कभी कम नहीं हुआ। हर त्योहार पर, हर माँ के दिन पर, हर जन्मदिन पर उन्हें अपनी माँ की याद आती थी। एक दिन विकास अपने पुराने घर के कमरे में गया। वहीं कोने में माँ का पुराना सूटकेस रखा था। उसने धीरे से सूटकेस खोला। अंदर पुराने कपड़े, कुछ बच्चों की तस्वीरें, स्कूल की फीस की रसीदें, टूटे हुए खिलौने और उनके बचपन की छोटी छोटी चीजें रखी थीं। सूटकेस के सबसे नीचे एक पुराना लिफाफा रखा था। उसमें तीनों बेटों के नाम अलग अलग चिट्ठियां थीं। हर चिट्ठी में सिर्फ एक ही बात लिखी थी, खुश रहना बेटा, माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तीनों भाई फिर से रो पड़े। उन्हें समझ आ गया था कि माँ जैसी कोई दौलत दुनिया में नहीं होती, और जो इंसान अपने माँ बाप की कदर नहीं करता वह जिंदगी में सब कुछ पाकर भी खाली रह जाता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि माँ बाप को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब तक वह साथ होते हैं तब तक घर घर होता है। उनके जाने के बाद सिर्फ खाली दीवारें और पछतावा बचता है। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।